हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं। कई लोग ये क्वेश्चन बार बार कर रहे थे जब मेरी इन्होंने प्रेगनेंसी वाली स्टोरी देखी थी कि डिलीवरी में क्या हुआ, मतलब कब आपको लगा कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर के किस तरीके से डॉक्टर्स के साथ में आपकी प्रिपरेशन रही, थिएटर के अंदर क्या हुआ, कितना टाइम लगा और कितना पेनफुल था ये सब प्रोसेस। स्पेशली सर्जरी की जब बात आती है तो कई लोगों को लगता है कि मालूम नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। नॉर्मल डिलीवरी में तो सबको मालूम है कि हाँ कैसा रहता है, थोड़ा पेनफुल रहता है, सब कुछ होता है। बट सर्जरी के बारे में काफ़ी सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ही ईजी रहता है, कुछ लोग बोलते हैं काफ़ी टफ रहता है। तो क्योंकि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, पूरा जो डिलीवरी का कितना टाइम मुझे लगा और कितने टाइम में मेरा बेबी आ गया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई या क्या क्या कंफर्ट रहा मेरे लिए, वो सब कुछ आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी। सो बेसिकली डिलीवरी रूम और प्रिपरेशन, डिलीवरी की जो प्रिपरेशन थी उसके बारे में सारी डिटेल्स अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी ज़रूर देखी होगी और उसमें मैंने बताया था कि मेरा जो डिलीवरी है वो सर्जरी हुआ था। इनिशियली सब चीज़ें सिम्टम्स जो थी वो नॉर्मल विजाइनल बर्थ की चल रही थी, लेकिन सडनली मेरा वाटर ब्रेक होने की वजह से मुझे सर्जरी के लिए जाना पड़ा, सिजेरियन डिलीवरी को ऑप्ट करना पड़ा। हुआ ये था कि इवनिंग में मेरा वाटर ब्रेक हो गया था और वाटर ब्रेक होने के बाद मुझे कैसा महसूस हुआ, क्या सिम्टम्स थे जिससे मुझे पता चला कि वाटर ब्रेक है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाया है, तो आप वो चेकआउट करना। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा वाटर ब्रेक हो गया था और मैंने तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है मुझे। उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया कि आप आ जाइए चेकअप के लिए। तो क्योंकि मैं सुबह ही ऑलरेडी डॉक्टर से मिल करके आई थी तो मेरा आधा चेकअप तो सुबह ही हो चुका था, तो मुझे डॉक्टर को भी थोड़ा आइडिया था। बट फिर भी जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर एक बेसिक चेकअप जो होता है, हमारा बीपी और हार्ट बीट वगैरह, बच्चे की मूवमेंट, ये सब चेक किया गया। उन्होंने मुझसे भी पूछा लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, लास्ट जो मंथ आपका चल रहा होता है तब आपको अपने बेबी की मूवमेंट और किक्स वगैरह पर थोड़ा सा नज़र रखनी होती है, क्योंकि अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो आपको आइडिया कम लगता है, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो चुका था बेबी का। तो वो सारी चीज़ें मुझसे भी पूछी गई और मेरा ये जो बेसिक चेकअप होता है वो सब किया गया। एंड देन फिर वाटर ब्रेक हुआ तो उसका भी पूरा चेक किया गया कितना एमनियोटिक फ्लूइड था मेरे, क्योंकि जो टेस्ट हुए थे उसमें सारा कुछ आ जाता है कि कितना एमनियोटिक फ्लूइड है और कितने दिन तक, कितने टाइम तक हम वेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर वो लोग डॉक्टर्स जो थे वो मुझे लेबर रूम में लेकर के गए और वहाँ पर उन्होंने मेरा सर्विक्स डायलेशन चेक किया कि कितना मेरा सर्विक्स ओपन हुआ है, क्या नॉर्मल डिलीवरी की कोई संभावनाएं हैं कि नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हमें सुबह भी आइडिया था कि अभी फ़िलहाल इस वीक मेरी नॉर्मल डिलीवरी की कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि मेरा सर्विक्स डायलेट बिल्कुल भी नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो 15 डेज़ में चांसेस थे, बट क्योंकि सुबह ही हुआ था और शाम को मेरा वाटर ब्रेक हो गया था तो हमें पहले से आइडिया था। बट फिर भी जो प्रोटोकॉल होता है, मेडिकल प्रोटोकॉल, कि सर्जरी में जाने से पहले एक बार चेक किया जाता है कि वजाइनल बर्थ की क्या चांसेस हैं, तो उसके लिए उन्होंने सर्विक्स डायलेशन का चेकअप किया डॉक्टर ने कि ओपन हुआ है मेरा सर्विक्स या नहीं, कितना ओपन हुआ है, क्या थोड़ा बहुत मेडिकेशन दे करके उसको और ओपन किया जा सकता है अगर ऐसा कुछ चांस हो। तो मेरी ओपनिंग बहुत ही मिनिमम थी, उसको मेडिकेशन के बाद भी प्रॉपर ओपन नहीं किया जा सकता था। प्लस मेरे बेबी का हेड भी फिक्स नहीं था, तो हेड फिक्स होने की वजह जब होता है तभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बेबी को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है थ्रू वजाइना। सो वो भी नहीं था और सर्विक्स भी ओपन नहीं था, तो मेरे पास एक ही चांस बचा था। डॉक्टर ने यही कहा कि एक ही चांस है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वेट भी करते हैं तो भी मुझे सर्जरी ही करानी है, क्योंकि इतने टाइम में बच्चे का हेड नहीं फिक्स होगा और मान लो ओपनिंग हो भी जाए सर्विक्स की तो हेड तो फिक्स नहीं है, तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है, नेग्लिजिबल है, इसलिए मुझे सर्जरी को ही ऑप्ट कर लेना चाहिए। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि अगर सर्जरी होगी तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी मैं ओके थी और मेरी मेडिकल कंडीशंस भी ओके थी। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आप ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह मत लीजिए, क्योंकि अगर आपका बीपी हाई है या आपके शुगर हाई है या ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन जो स्ट्रेस की वजह से ट्रिगर होती है तो फिर उसमें सर्जरी में भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। तो वो सब चीज़ें एट द टाइम ऑफ सर्जरी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका बीपी वगैरह नॉर्मल, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल, आप एकदम काम होने चाहिए। तो ये बात मुझे पहले से पता थी, इसलिए मैंने
थोड़ा पहले से ही अपने आप को ट्रेन करना शुरू कर दिया था कि जो भी कंडीशन होंगी मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। बाकी मुझे डर तो थोड़ा लग ही रहा था कि मालूम नहीं कैसे कटेगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ की मेरी फर्स्ट सर्जरी थी, तो मेरे को थोड़ा लग भी रहा था कि कैसे काटेंगे, क्या होगा, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को डर था। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को काम रखा और डॉक्टर ने मुझे ये बात समझाई कि वाटर ब्रेक हो चुका है तो धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम ही होता जाएगा और क्रिटिकल बना करके केस को फ़ायदा नहीं है। जब सर्जरी करानी है तो टाइम से ही करा ली जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ के लिए अग्री किया कि ठीक है हम सर्जरी के लिए जाते हैं। और फिर हमें सूरत रेफ़र कर दिया गया, जहाँ पर क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर रात की ये बात है तो वहाँ पर एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर थे वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, जो कि सर्जरी के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो हमें सूरत रेफ़र किया दूसरे हॉस्पिटल में और फिर हम वहाँ पर गए, हम ट्रैवल होकर के गए, तो ट्रैवल करके गए मतलब वाया कैब। और रास्ते में मुझे कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह हो रहे थे, काफ़ी रह रहे के कॉन्ट्रैक्शंस मैंने फ़ील किए कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी। कॉन्ट्रैक्शंस की स्टार्टिंग में वो बहुत ही कम, मतलब एक बार होते, फिर काफ़ी देर बाद दूसरी बार हो रहे थे। बट हमारा 1.5 घंटे का जो सफ़र था उसमें धीरे धीरे लास्ट का जो आधा घंटा था उसमें कॉन्ट्रैक्शंस काफ़ी जल्दी भी होने लग गए थे मुझे। सो यस, वो भी एक डिलीवरी का साइन था। वाटर ब्रेक होना, कॉन्ट्रैक्शंस होना एक डिलीवरी का साइन है जो हो रहा था मेरे साथ। एंड मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो काफ़ी ऑलरेडी लीक कर रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि मूवमेंट जो है वो कम से कम रखना है ताकि एमनियोटिक फ्लूइड कम से कम लीक हो। तो मुझे इनिशियली वहाँ हॉस्पिटल में ये बोल दिया गया था, मेरे को चेयर पे व्हील चेयर पे बैठा दिया था, बाद में उन्होंने बेड पे भी चेकअप करने के लिए लिटाया था। बट उन्होंने ज़्यादा चलने फिरने के लिए, ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए मना किया था। उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि आप एकदम काम रहिए, ज़्यादा बात मत कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, ताकि कोई भी तरीके का स्ट्रेस या थकावट या किसी भी तरीके का मूवमेंट की वजह से वाटर लीक जो हो रहा है वो सब चीज़ें ना हो। तो उन्होंने यही बोला था कि ज़्यादा एक्साइटेड भी मत होइए, ज़्यादा सैड भी मत होइए, नॉर्मल रहिए, काम रहिए। सो बस मैं उस तरीके से ही जा रही थी। वहाँ पर भी उन्होंने बोला था कि ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, जैसे दर्द हो रहा था तो चिल्ला रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा चिल्लाना भी नहीं है, नॉर्मल जितना सह सको उतना सह करके जाना है। सो बस मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि भगवान का मंत्र जो है वो जपते रहना, तो बस मैं उससे थोड़ी शक्ति मिलती है, सहन शक्ति मिलती है और आपका ध्यान डाइवर्ट रहता है। ये है, तो आप भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं, अपना फेवरेट कोई मंत्र है, कोई पूजा है या कोई भी चीज़ जो आपको बहुत काम करती है, वो चीज़ें आप ध्यान मतलब उसका ध्यान करते रहिए, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। सो उस तरीके से मैं 1.5 घंटे बाद वहाँ हॉस्पिटल में पहुँची और अगैन उस हॉस्पिटल में भी फटाफट से उन्होंने मुझे पहले एक टेस्टिंग रूम में ले जाते हैं, मतलब एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पर सारे आपके टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। तो उन्होंने मेरे को गाउन पहना दिया था, जो हॉस्पिटल का गाउन होता है वही पहना दिया था उन्होंने। मेरे कपड़े थे उन्होंने हटा करके और हॉस्पिटल के कपड़ों में मैं आ चुकी थी। तो मतलब वो पहनने के बाद उसके बाद फिर अगेन वही वापस से चेकअप हुए, बीपी और भी जो चेकअप्स होते हैं वो सब चीज़ें हुई थी वहाँ पर। एंड फिर डायलेशन उन्होंने भी चेक किया, सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है। एंड उन्होंने भी यही बोला कि सर्जरी ही पॉसिबल है, अभी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। हम लोगों ने उनसे भी पूछा था कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है, तो हम थोड़ा सा ट्राई करना चाहेंगे। उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर्स ने कि नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, वही बेस्ट ऑप्शन है। तो वी वर ओके और हम लोग उस पर एग्री कर गए। और उसके बाद उन्होंने जो वहाँ की जो नर्सेस थी उन्होंने सर्विक्स का तो मैंने बताया वो चेक किया था। उसके बाद उन्होंने जो प्यूबिक एरिया होता है, वजाइना एरिया होता है, वहाँ पे जो भी हेयर्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। वेदर आप उसको घर से खुद करके रखो या नहीं रखो, लेकिन वो वहाँ पर करते ही हैं। मेडिकल ब्लेड्स जो होती है उनका यूज़ करके करते हैं। बहुत ज़्यादा फाइन और बहुत ज़्यादा पेनफुल कुछ नहीं होता, फटाफट कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो वो वहाँ का हेयर रिमूव करते हैं, क्योंकि जो आपका इंसिजन लगता है, कट लगता है सर्जरी के टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा आपके एब्डोमेन एरिया में एकदम नीचे की साइड में रहता है, तो प्यूबिक एरिया जो बेसिकली होता है, तो इसलिए वहाँ पर हेयर्स नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो लोग अपनी हिसाब से हेयर्स रिमूव कर देते हैं। एंड उसके बाद आपको वहाँ पर आईवी लगाया जाता है, मतलब इंट्रावीनस जो यहाँ पर लगता है, जिसके थ्रू आपको इंजेक्शंस, मेडिकेशंस, फ्लूइड्स वगैरह दिए जाएंगे आफ्टर सर्जरी। एंड उसके साथ में आपको कैथेटर लगता है ताकि आप अपना ब्लैडर वगैरह क्लीन कर सको। मतलब जो वॉशरूम तो आप उस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते हो काफ़ी, जब तक कि आप एकदम प्रॉपर कॉन्शियस में ना आ जाओ, तो उसके लिए कैथेटर लगाया जाता है ताकि आपका यूरिन वगैरह पास होता जाए, और उसको भी मेजर करना होता है फर्दर आफ्टर सर्जरी।
तो मतलब वो सब लगा करके और उसके बाद आपको रेडी करके थिएटर में भेजा था, ऑपरेशन थिएटर के अंदर भेजा जाता है, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था। एंड उसके बाद जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो वहाँ पर मुझे जहाँ तक याद है कि कुछ 5 से 6 डॉक्टर्स थे, जिसमें से एक जो थे वो एनेस्थीसिया उन्होंने मुझे दिया था, और 2 डॉक्टर्स जो थी वो लेडी थी, वो सर्जन थी जो उन्होंने सर्जरी की थी, और उनके साथ में उनके 3 या 4 जो डॉक्टर्स थे, उनके मतलब हेल्पिंग हैंड्स जो बोलते हैं वो लोग थे, असिस्ट कर रहे थे जो बेसिकली। तो वो कुछ 5-6 डॉक्टर्स की जो टीम थी, और उसके साथ में कुछ 2-3-4 ऐसे कुछ नर्सेस थी। तो ये इतने लोग रूम के अंदर रहते हैं, और उन्होंने मुझे मतलब बेड पे वहाँ पर लेके गए, और फटाफट से उन्होंने जो भी सेटअप अपना किया वो तो मुझे नहीं मालूम है, जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट उनको चाहिए और फिर बेबी को जो रखना है वार्मर वगैरह वो सब वहाँ पर रेडी किया। और उसके बाद उन्होंने फटाफट मेरे फेस पे एक कपड़ा डाल दिया था ताकि मैं चीज़ें देख ना पाऊँ। तो मैंने कुछ देखा नहीं, बट मैं ऊपर से पूरी कॉन्शियस थी। मतलब वहाँ रूम पे मुझे रेडी करने के बाद जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया देने के लिए बैठा, एंड मतलब उन्होंने जैसे ही दिया, उन्होंने मुझसे बात करते करते दिया कि फर्स्ट बेबी है या कौन कौन है, कैसा है, इस तरीके के कुछ उन्हें 4-5 क्वेश्चन किए मुझसे। और मुझे तो क्योंकि फर्स्ट उसमें आइडिया ही नहीं था कि क्या होने, मुझे लगा जस्ट वो मेरी हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट उन्होंने फटाफट से मेरे को वो इंजेक्शन दे दिया। और मुझे जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मुझे फील हुआ कि कुछ मेरे अंदर इंजेक्शन इंसर्ट किया है, एंड देन फिर मैं एकदम, मेरा जो कॉन्शियस था वो चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ पूछा कि ये फील हो रहा है, वो फील हो रहा है, तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था। ऊपर का मैं सब कुछ फील कर सकती थी, बट नीचे बिलो एब्डोमेन में कुछ नहीं महसूस कर पा रही थी। तो मैंने एनेस्थीसिया दे दिया गया, और उसके बाद मेरे फेस पे उन्होंने कपड़ा डाल दिया था, और मेरी सर्जरी वो स्टार्ट कर रहे थे, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि कुछ टैपिंग हो रही है, कुछ पुश पुल किया जा रहा है मेरे स्टमक एरिया के पास में, और मुझे लग रहा था कि शायद वो इंजेक्शन देने से पहले स्किन को ऐसे रब करते हैं फिर इंजेक्शन देते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा था कि शायद वैसे ही कुछ मुझे नॉर्मल किया जा रहा है और अचानक से कट लगेगा। तो वो बस मैं कट का एक्सपेक्टेशन मेरे अंदर थी कि बस अब कट लगेगा और मैं एकदम से फील करूँगी। यही मैं सोच रही थी, और सोचते सोचते में तुरंत मुझे एक बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो मेरा बेबी था ऑफ कोर्स। और फिर वहाँ पर जो सिस्टर थी उन्होंने आकर के बताया कि इट्स अ बेबी बॉय, मेल चाइल्ड। और आई वॉज हैप्पी कि चलो सब कुछ हो गया। और मुझे मतलब मैं सरप्राइज़ हो गई थी कि मैं वेट कर रही थी कट होगा, मुझे कुछ पेन होगा, हल्का सही कुछ तो होगा, बट मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, और मेरा बेबी आ चुका था, सारी प्रोसेस हो चुकी थी। उसके बाद इवन मतलब स्टिचिंग वगैरह भी सब कुछ हो चुका था। एंड उसके बाद बेबी को हमारे जो क्लीन वगैरह करके उन्होंने, और हमारी फैमिली को, जो हमारी फैमिली बाहर वेट कर रही थी, उनको दिखाया। और उसके बाद उसको वार्मर, जो बेबी वार्मर होता है वहाँ पर कुछ देर के लिए रखते हैं, तो वहाँ पर उसको रखा गया बेबी को। एंड ये पूरी प्रोसेस जो हुई थी थिएटर में अंदर जाने से थिएटर से बाहर आने में, ये करीब 15 मिनट्स के अंदर का ये प्रोसेस है। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकती, बट एग्जैक्टली 15 मिनट से के अंदर सारी प्रोसेस हो चुकी थी थिएटर में जाने से और थिएटर में आने तक। ये प्रिपरेशन टाइम मैं नहीं काउंट कर रही हूँ, प्रिपरेशन टाइम भी अगर आप काउंट कर ले तो अराउंड 30 to 45 मिनट्स का टाइम आपको लगता है। एंड लेकिन 15 मिनट्स में मेरी जो सर्जरी थी वो कंप्लीट हो गई थी, उसमें बेबी मेरा हो चुका था। एंड उसके बाद उन लोगों ने कुछ मेडिकेशंस जो होते हैं वो मेरे आईवी जो डाली थी उसके थ्रू उन्होंने दे दिया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे रिकवरी रूम जो बोलते हैं या वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। एंड वहाँ पर फिर मुझे करीब रात में 12 बजे की बात है, और उसके बाद मुझे रात में ही मतलब 3-4 घंटे के बाद, जहाँ तक मुझे याद है, कि मेरे को हल्का हल्का पेन होना शुरू हो गया था। मतलब मेरी बॉडी जो थी वो वापस से कॉन्शियस में आने लगी थी। तो जैसे ही आपकी बॉडी कॉन्शियस में आती है, आपका जो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है, तो ग्रेजुअली आपको बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है। बट डोंट वरी, वहाँ पर जैसे ही आपको पेन शुरू होता है आप डॉक्टर को बताते हैं, और फिर डॉक्टर आपको आईवी के थ्रू आपको पेन किलर्स जो है वो देना शुरू कर देते हैं, और ये हफ्ते भर तक आपका पेन किलर्स चलता है। थोड़ा सा पेन होता है, मैं बोलूँगी कि हाँ मेरे को 12 घंटे तक तो काफ़ी पेन हुआ था, बट ग्रेजुअली फिर वो जो पेन था वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। तो पेन किलर्स डॉक्टर देते हैं और आपको आराम मिल जाता है, बट यस थोड़ा सा आपने इतना बड़ा कुछ किया है तो थोड़ा तो पेन महसूस होगा, बट इतना नहीं होता कि आप बेयर ना कर सको। एंड उसके बाद भी इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हाँ, मुझे मेरे हेडेक का प्रॉब्लम ज़रूर हुआ था, जो कि मुझे लगता है कि एनेस्थीसिया का साइड इफ़ेक्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस मुझे हेडेक हुआ था। लेकिन उसके अलावा मुझे और
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई थी वहाँ पर। मेरे को पेन हो रहा था, जो मेरा एनेस्थीसिया का असर जब ख़त्म होता तो वो पेन हो रहा था। बाकी उन्होंने मुझे 24 घंटे तक कुछ भी नहीं दिया था, कुछ खाना और पीने को नहीं दिया था, जबकि मुझे बहुत भूख भी लग रही थी और मेरा जो प्यास है वो भी बहुत लग रही थी, बट वो भी नहीं दिया था। और बाद में 24 आवर्स के बाद उन्होंने शायद 1 स्पून और 2 स्पून करके ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी देना शुरू किया था। एंड फिर अगले दिन वहाँ पर मुझे सूप एंड सेमी सॉलिड्स और ऐसा करके स्टार्ट किया था। और मतलब 2 दिन के अंदर फिर मेरा सारा खाना पीना जो था वो सब कुछ अच्छे से स्टार्ट हो गया था। मुझे जो खाना था मैं खा सकती थी, विद प्रिकॉशन की जो चीज़ें मेरे स्टिचेस को हार्म ना करें या मेरी हेल्थ को हार्म ना करें, वो सब मेरा अपना प्रिकॉशन था। बट मेरा खाना पीना 24 आवर्स तक वो नहीं देते हैं। और वहाँ पर आप अपने बच्चे को, आपका जैसा मिल्क वगैरह सप्लाई कैसे स्टार्ट हो गई तो आप अपने बच्चे को फीड कराना स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको पूरी मेडिकेशंस, ग्लूकोज वगैरह सब दिया जाता है और आपकी रिकवरी वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो रहा वो मेरा काफ़ी अच्छा और स्मूथ रहा, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो गाइज़ यही था मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। और हॉस्पिटल में क्या होता है और ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बहुत ही स्मूथ सा सब कुछ रहता है, सब कुछ एकदम हॉस्पिटल में सारी चीज़ों के प्रोटोकॉल्स हैं, कब क्या स्टेप बाय स्टेप वो लोग फटाफट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अपनी तैयारी करके जाइए, किस तरीके से आप हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर सकते हैं उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं। तो आप ये पूरी जर्नी को स्मूथ करना चाहते हैं तो वो सारे वीडियोस देखिए, उनका फ़ायदा उठाइए। और कोई क्वेरी है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग की क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगी। ये वीडियो अगर आपको हेल्प किया, आपको कंफर्टेबल बनाया इस वीडियो ने, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबके साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे एक नए यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।